नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन। असम में अमित शाह, पश्चिम बंगाल में राजनाथ सिंह करेंगे प्रचार। विपक्षी दलों ने भी झोंकी ताकत। शाम 5 बजे तक थमेगा प्रचार का शोर। सीईसी के खिलाफ विपक्ष का महाअभियोग प्रस्ताव खारिज। पूरी प्रक्रिया के बाद नोटिस स्वीकार करने से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने किया इनकार। असैन्य परमाणु ऊर्जा में भारत की छलांग। कलपक्कम रिएक्टर का दूसरा चरण बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा कि गर्व का क्षण। ट्रंप की ईरान को दी डेडलाइन, कहा कि पूरे ईरान को एक ही दिन में खत्म करने की ताकत। तो वहीं ईरान का सीज फायर से इंकार। अमेरिका पर लगाया कूटनीतिक विश्वसनीयता खोने का आरोप। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे ललित। 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में उज्बेकिस्तान के पहलवान से होगा सामना। और अमन और सुनील कांस्य पदक की दौड़ में। और अब समाचार विस्तार से, और शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कल वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बरपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने दोहराया कि राज्य के हर जिले और क्षेत्र का विकास उनकी पार्टी और एनडीए की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम ने शांति और समृद्धि का दौर देखा है। आज प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल भी मतदाताओं तक पहुंचने के अंतिम प्रयास में राज्य भर में कई रैलियां आयोजित करेंगे। असम में 126 सीटों पर, केरलम में 140 सीटों पर और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान गुरुवार यानी कि 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वे राज्य के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में 3 प्रमुख जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह के कार्यक्रम की शुरुआत पाथरकांडी विधानसभा क्षेत्र से होगी, जहां लाल माटी कलारचरी मैदान में एक विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे। और इसके बाद वो हेलाकांडी निर्वाचन क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां डीएसए प्लेग्राउंड पर उनकी दूसरी जनसभा होगी। और इसके बाद वे कछार के पुलिस परेड ग्राउंड से लखीपुर और उदर बॉन्ड दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की जनता को एक ही साथ संबोधित करेंगे। और असम विधानसभा चुनाव में जोरहाट सीट इस बार खास चर्चा में है, जहां कांग्रेस के बड़े चेहरे गौरव गोगोई और बीजेपी के दिग्गज नेता हितेंद्र नाथ गोस्वामी के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ विरासत संभालने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के दावों की परीक्षा है। असम विधानसभा चुनाव में जोरहाट सीट राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अहम सीट है और इस बार ये हॉट सीट बन गई है।
यहां से कांग्रेस के गौरव गोगोई चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला 5 बार के विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी से है। शहरी और जागरूक मतदाताओं वाली इस सीट पर बड़ी रैलियों से ज्यादा छोटी नुक्कड़ सभाएं राजनीति का अंदाज तय करती हैं। डबल इंजन सरकार के काम और क्षेत्र में हुए विकास के दम पर हितेंद्र नाथ गोस्वामी जीत का दावा कर रहे हैं। हितेंद्र नाथ गोस्वामी 1991 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में बीजेपी में शामिल होने से पहले वो 3 बार असम गण परिषद से जीत चुके हैं और 2016 और 2021 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। He want to become Chief Minister of Assam, and that's why he has come here to contest election, but he will not get result. He will be, in a big gap, he will lose the election. वहीं गौरव गोगोई के सामने उनके पिता तरुण गोगोई की विरासत को आगे बढ़ाने और असम में कांग्रेस को नया नेतृत्व देने की चुनौती है। पूरा असम भ्रष्टाचार, भय और धमकाने की राजनीति के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। सारे विरोधी दल एक साथ हो चुके हैं। असम के लोग अब और इलीगल माफिया से जुड़े हुए लोगों को नेता हिसाब से और स्वीकार नहीं करेंगे। हिमंत बिश्व शर्मा सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो पत्थर, कोयला माफिया, सुपारी माफिया से जुड़े हुए हैं। जोरहाट गुवाहाटी के बाद तेजी से उभरता शहरी क्षेत्र है, जहां शिक्षित और जागरूक मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहां चुनावी माहौल शांत और मुद्दा आधारित रहता है, जहां बहस विकास पर केंद्रित होती है। 10 साल में जो विकास हुआ है, वो भाजपा की सरकार था तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही फिर से यहाँ पे सरकार में आएगा। जब बीजेपी आया था तो बहुत चेंज हुआ है। असम में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। जोरहाट में समय के साथ अलग अलग दलों का प्रभाव रहा है। 90 के दशक में असम गण परिषद का प्रभाव रहा। 2006 और 2011 में कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही और 2016 के बाद से बीजेपी लगातार मजबूत स्थिति में है। गौरव गोगोई को जोरहाट में कहाँ है, हमको दिखता ही नहीं है उसको। क्या हमको एमपी बन के क्या मिला? कुछ भी नहीं किया जोरहाट के लिए। ये ग्रास रूट का ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये बाप चीफ मिनिस्टर था, इसके उठा के लिए आया। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ से रहता है, दिल्ली में रहता है। यहाँ में उसको लोकल पीपल का पास क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, यहाँ में क्या करना है, क्या उसका पास उसका कोई नॉलेज है नहीं। कुल मिलाकर जोरहाट में मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहता है, जहां विकास, विरासत और वोटर की समझ तीनों की असली परीक्षा होती है। अब देखना होगा कि इस बार जनता किस पर जताती है भरोसा। भाजपा विकास और विरासत की राजनीति के दम पर अपने प्रत्याशी की जीत की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं गौरव गोगोई के सामने अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने की चुनौती है। क्या होगा जनता का जनादेश, देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, जोरहाट। और असम में जोरहाट राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और जोरहाट विधानसभा असम चुनाव में काफी हॉट सीट है, क्योंकि यहां से असम कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे जोरहाट से सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई मैदान में हैं और उनका सीधा मुकाबला 5 बार विधायक रहे भाजपा प्रत्याशी हितेंद्र नाथ गोस्वामी से है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है जोरहाट की जनता का, आप देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। 10 साल में जो विकास हुआ है, लास्ट 10 साल में वो भाजपा की सरकार था तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे हम लोग खड़ा हुआ है, ये फ्लाईओवर बना है अभी रिसेंटली। ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं बाढ़ का, वो बहुत पुराना बिल्डिंग था हम लोग का। ये सरकार ने पूरा डिस्ट्रिक्ट में जोरहाट में सिर्फ पहला हम लोग का बाढ़ स्टेशन का एक बिल्डिंग बना के दिया है हम लोग। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही फिर से यहाँ पे सरकार में आएगा। असम में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो हम लोग जो जैन जी बोलता है ना, वो हम लोग मतलब ये महसूस कर सकता है कि मतलब असम और इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। सरकार तो हम लोग के लिए वो बहुत कुछ कर रहा है, जो जॉब दे रहा है। अभी तो पहले इतना वो जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं था, अब पुलिस में भी है और बहुत सारे मामलों में हम लोग को प्रेफरेंस दिया जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और राज्य में विधानसभा चुनावों को लेकर चल रहे प्रचार अभियान के बीच वे बैरकपुर में रोड शो करेंगे और इसके अलावा वे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
तमिलनाडु में एक चरण के मतदान और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी और दोनों राज्यों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई, जबकि उम्मीदवार गुरुवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान इस महीने की 23 तारीख को होगा। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को 142 सीटों पर कराया जाएगा और चारों राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतगणना अगले महीने 4 तारीख को होगी। राजधानी तिरुवनंतपुरम की वट्टियूरकावु विधानसभा सीट पर अब सबकी निगाहें हैं। एलडीएफ से जहां की वी.के. प्रशांत चुनावी मैदान में है, तो वहीं यूडीएफ ने के मुरलीधरन को चुनाव में उतारा है। उधर बीजेपी ने यहां से केरलम की पहली महिला डीजीपी रही और आर श्रीलेखा को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 140 विधानसभा सीटों वाले केरलम में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। सत्ताधारी एलडीएफ हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में है, तो यूडीएफ सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच एनडीए की बढ़ती सक्रियता ने चुनावी समीकरणों को और भी दिलचस्प बना दिया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम की वट्टियूरकावु सीट इस बार भी सबसे हॉट सीटों में से एक बनी हुई है। यहाँ की लड़ाई सीधे तौर पर 3 दिग्गजों के बीच सिमटती दिख रही है। एलडीएफ ने अपने मौजूदा विधायक और युवा चेहरे वी.के. प्रशांत पर फिर भरोसा जताया है, जो अपने विकास कार्यों के दम पर वोट मांग रहे हैं। एलडीएफ ജയിക്കും. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ എല്ലാം വോട്ട് മതി ജയിക്കാൻ. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ വലിയ വികസന പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷവും വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ വികസനവും പേരക്കട വികസനവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തി. അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുക അടുത്ത 2 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് നല്ല അംഗീകാരം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. वहीं यूडीएफ ने इस सीट को वापस पाने के लिए कद्दावर नेता के मुरलीधरन को मैदान में उतारकर मुकाबले को हाई प्रोफाइल बना दिया है। के मुरलीधरन क्षेत्र में विकास की कमी और मेडिकल कॉलेज को मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। In UDF government we have started a new medical college in my constituency, but it was closed by the CPM government. We are giving promise to the people that if we come back, definitely we will reopen that medical college. वट्टियूरकावु विधानसभा सीट पर असली चौंकाने वाला नाम बीजेपी की ओर से है, जिसने पूर्व डीजीपी आर श्रीलेखा को उम्मीदवार बनाकर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का कार्ड खेला है। आपको बता दें कि आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी रही हैं। वो अपनी ईमानदार और तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती हैं। वो क्षेत्र में उद्योगों की कमी, पलायन, विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रही हैं। रोड का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल्स कॉलेज का डेवलपमेंट, देन हैप्पीनेस पार्क फॉर एल्डरली सिटीजन, विमेन स्किलिंग, empowering women, also सुरक्षित वट्टियूरकावु in the sense that people will feel safe at their home, especially वो जो elderly लोग हैं ना, औरत वो अकेला हाउसेस में है, उसको मैं सुरक्षितत्व मिलना चाहती हूँ। केरल का मतदाता हमेशा से जागरूक रहा है। वट्टियूरकावु विधानसभा सीट में जहां शिक्षित वर्ग और सरकारी कर्मचारी निर्णायक भूमिका में हैं, वहीं युवाओं का रुझान विकास की ओर है। बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी इस विधानसभा में है, जो अकेले अपना जीवन काट रहे हैं। त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब वट्टियूरकावु, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल और पलक्कड़ जैसी सीटों पर किंग मेकर की भूमिका से आगे बढ़कर जीत दर्ज करना चाहती है। सबसे बड़ा उलटफेर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से आर श्रीलेखा को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि आर श्रीलेखा केरलम की पहली महिला डीजीपी रह चुकी हैं। 3 दिग्गजों से सजी इस सीट पर पूरे केरलम के लोगों की निगाह है कि आखिर यहां से कौन पताका फहराता है, कि क्या परिणाम एलडीएफ यूडीएफ के बीच में आता है या फिर कोई नई पटकथा लिखी जाती है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, केरलम। और चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनाव और उपचुनावों को लेकर एक अहम निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस और उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों के लिए प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा।
आयोग ने के अनुसार निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा और इसके लिए संबंधित राज्य या जिला स्तर की मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि MCMC से अनुमति लेनी होगी। आयोग ने कहा है कि इसके लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अपने जिला MCMC में आवेदन कर सकते हैं, जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने राज्य स्तर के MCMC से विज्ञापनों की मंजूरी ले सकते हैं और ये व्यवस्था असम, केरलम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी जहां विधानसभा चुनाव और उपचुनाव प्रस्तावित हैं। आवेदकों को विज्ञापन प्रकाशित करने की निर्धारित तारीख से कम 2 दिन पहले प्री सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि MCMC संदिग्ध पेड न्यूज मामले पर कड़ी निगरानी रखे और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। आयोग का मानना है कि ये कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाताओं को गुमराह होने से बचाने में मदद करेगा। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। तीसरे जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के नोटिस को कल अस्वीकार कर दिया। लोकसभा सचिवालय ने ये जानकारी दी। विपक्षी दलों के सदस्यों ने 12 मार्च को ये नोटिस सौंपा था। उच्च सदन राज्यसभा के सभापति ने भी विपक्ष की ओर से दिए गए इस तरह के नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 की धारा 11(2) और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत लोकसभा के 130 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 12 मार्च 2026 के एक प्रस्ताव संबंधी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई थी। सचिवालय ने कहा है कि प्रस्ताव के नोटिस पर उचित विचार करने और उसमें शामिल सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों के सावधानी पूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव के उक्त नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा महासचिव PC मोदी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि उच्च सदन के सभापति CB राधाकृष्णन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस को अस्वीकार कर दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। 2 भारतीय झंडे वाले LPG कैरियर ग्रीन सानवी और ग्रीन आशा सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार कर चुके हैं। ग्रीन सानवी जहाज आज और ग्रीन आशा 9 अप्रैल तक भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे। पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया है कि वर्तमान में होर्मुज क्षेत्र में कुल 16 भारतीय तिरंगे वाले जहाज मौजूद हैं, जिन पर 433 भारतीय नाविक हैं। ग्रीन सानवी पर करीब 46,500 मीट्रिक टन LPG कार्गो है, जबकि ग्रीन आशा पर 15,500 मीट्रिक टन LPG कार्गो है। भारत ने अपने असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रो टाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की वैज्ञानिक क्षमता और इंजीनियरिंग दक्षता का प्रतीक बताया। उन्होंने इस सफलता को गर्व का क्षण बताते हुए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने X पोस्ट में लिखा कि भारत ने अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम की यात्रा में एक निर्णायक कदम आगे बढ़ाया है।
कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है और ये उन्नत रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन उत्पन्न करने में सक्षम है, जो हमारी वैज्ञानिक क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल की गहराई को दर्शाता है। ये हमारे परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में देश के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत के लिए गर्व का क्षण है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। और अब बात मुद्रा योजना की। मुद्रा योजना ने देश के छोटे उद्यमियों, खासकर महिलाओं के सपनों को पंख दिए हैं। 8 अप्रैल 2015 से शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से लेकर देश के कोने कोने तक ये योजना स्वरोजगार की नई क्रांति लेकर आई है। और कैसे 50,000 से लेकर 20 लाख तक के ऋण ने मजदूरों को मालिक और गृहिणियों को उद्यमी बना दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की गलियों में अब आत्मनिर्भरता की गूंज सुनाई देती है। मुद्रा योजना ने यहाँ की महिलाओं के हाथ में सिर्फ हुनर ही नहीं बल्कि उस हुनर को बाजार तक पहुँचाने की ताकत भी दी है। साइन खान जैसी कई महिलाएं आज खुद का सिलाई केंद्र चला रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से हमें बहुत लाभ मिला है, जिससे मैंने अपनी सिलाई का कार्य शुरू किया है। आज मैं अपना छोटा ही सही लेकिन बिजनेस अपना खुद का कर रही हूँ, आत्मनिर्भर बनी हूँ। कहानी सिर्फ सिलाई कढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। आशा साहू और महिमा आईजैक जैसी महिलाएं इस बात का प्रमाण हैं कि अगर अवसर मिले तो भारतीय नारी घर और व्यापार दोनों संभाल सकती है। मुद्रा योजना की मदद से महिलाएं कहीं हस्तशिल्प के जरिए संस्कृति को सहेज रही हैं, तो कोई अपने ब्यूटी पार्लर के जरिए अन्य महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, तो कोई भगवान के वस्त्र बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। ये मैंने उस लोन से सामान खरीदा और इससे अपने घर में हस्तशिल्प का काम करती हूँ और मेरे यहाँ हमारे यहाँ और महिलाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। मैं इसके लिए मोदी सरकार को दिल से धन्यवाद दूंगी। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मुझे मिला है, इससे मैंने अपने पार्लर को थोड़ा सा और अपडेट किया हुआ है। कुछ लड़कियों को अपने पार्लर में जॉब भी पर रखा हुआ है, उनको भी मैंने रोजगार दिया हुआ है। तो ये योजना से न केवल मुझे लाभ प्राप्त हुआ है वरन बहुत सारे लोगों को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है सर। तो मैं सरकार का और मोदी सरकार का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मुद्रा लोन के अंतर्गत हमारी बहुत सारी महिला हितग्राहियों ने मुद्रा लोन प्राप्त करके अपने छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित किए हैं और उनके माध्यम से अपनी आजीविका को सुचारू रूप से संचालित कर रही हैं, अपनी संवहनीय आजीविका को बढ़ा रही हैं व अपने परिवार का आर्थिक स्तर और अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाती जा रही हैं। मुद्रा योजना सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। नरसिंहपुर में इसने उन मजदूरों और किसानों की जिंदगी भी बदली है जो कल तक दूसरों के खेतों या दुकानों में काम करते थे। लोन वगैरह मिलती है और उससे मैंने अपनी भगवान जी की छोटी दुकान खोली है और इसको आगे बढ़ाती हूँ। इसमें जो महिलाएं हैं मतलब खुद पे आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहले मैं मजदूरी करता था, अब मैं खुद की मशीन धंधा करने लगा हूँ, मतलब खुद का काम बिजनेस करने लगा हूँ। इससे बहुत फायदा मिला हमको। नरसिंहपुर के ये उदाहरण बताते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आज सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है। नरसिंहपुर से डीडी न्यूज के लिए पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। और पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव डालकर युद्ध रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को सीज फायर के लिए आज की डेडलाइन दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर मंगलवार तक समझौता नहीं होता तो पूरे ईरान को उड़ा देंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है और हर दिन हालात और खराब होते जाएंगे।
तो वहीं ईरान ने सीज फायर करने के बजाय अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वह ऐसा करता है तो हम इजराइल और खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर इसी तरह के हमले करके जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरानी सेना की सैन्य कमान के हेडक्वार्टर खत्म अल अम्बिया ने बयान में कहा है कि अगर नागरिक ठिकानों पर हमले दोहराए जाते हैं तो हमारे आक्रामक और जवाबी कार्रवाई के अगले चरण बहुत अधिक विनाशकारी और व्यापक होंगे। और अब खबर खेल जगत से, जहां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए मिला जुला आगाज रहा। अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता ललित ने पुरुषों के 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग के फाइनल में स्थान बना लिया है और 23 वर्षीय ललित ने सेमीफाइनल में चीन के हुआंगिंग शी को 11-3 से हराकर स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान के इख्तियोर बोटिरोव से होगा। और आज से 11 अप्रैल तक नई दिल्ली में होने वाले बिली जिन किंग कप एशिया ओशिनियाना ग्रुप 1 में भारतीय टीम को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कोरिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ ग्रुप में शामिल होने के कारण भारत घरेलू मैदान में मिलने वाले हार्ड कोर्ट के फायदे का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेगा। और चलते चले छोड़े जाते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। भारतीय महिला टेनिस टीम 7 अप्रैल से नई दिल्ली के DLTA स्टेडियम में शुरू होने वाले बिली जिन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 में मजबूत चुनौती पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की नजर प्रतिष्ठित विश्व ग्रुप में तीसरी बार क्वालिफाई करने पर होंगी। भारतीय टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है, जिसमें अंकित रैना, सहजा यमलापल्ली, वैष्णवी अडकर, श्रीवल्ली, भामिदी पत्ती, ऋतुजा भोसले और वैदेही चौधरी शामिल हैं। पूर्व डेविस कप खिलाड़ी और कप्तान विशाल उप्पल के मार्गदर्शन में टीम ने अपने मैच की तैयारियों को और भी बेहतर बनाया है। 6 टीम्स, इंडिया, इंडोनेशिया, कोरिया, थाईलैंड, मंगोलिया and New Zealand, and it's a very tough group. It's Group 1, which is the top group in Asia, and it's going to be a big challenge not just for us but for every team in this group because there are a lot of quality players in the field, and yeah, I think we'll have a lot of good exciting tennis in the next 1 week. भारत को न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया और अन्य टीमों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दबाव में निरंतरता और संयम सफलता की राह को आसान बनाने में कारगर होंगे। You're playing for your country and for its people, and that's the biggest honor for all of us. So I don't think fashion is an issue for us at all, whether we're playing in India or abroad. Obviously, we're playing at home, and this is my home. I played all my tennis here. And I'm really hoping that the people of Delhi NCR come out in large numbers and support women's tennis as they've always done for Davis Cup. भारतीय टीम पिछले साल के क्वालिफायर में शानदार जीत के बाद लय में नजर आ रही है। भारतीय खिलाड़ी घरेलू समर्थन और आत्मविश्वास के साथ टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।